हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम साइबर सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया था उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए भाई शुरुआत करी जाए। देखिए, पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि रिकैप में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ स्नोड एंड रेवल्यूशंस के बारे में मैंने बात करी थी, कुछ साइबर क्राइम क्या होता है उसके बारे में बात करी थी। तो साइबर वॉर आगे कैसी होंगी, आगे आने वाली वॉर्स कैसी होंगी, इन सब के बारे में बेस मैंने वहाँ पे मजबूत करा दिया है आपका पार्ट 1 में, तो उसे ज़रूर देखें। यहाँ हम थ्रेट टू इंडिया साइबर स्पेस से कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि इंडिया का जो साइबर स्पेस है उसको क्या खतरा है इस बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे कि हमने रिकैप में जाते हैं पार्ट 1 में, तो हमने वहाँ बात करी थी कि भाई स्नोडेन के रेवल्यूशंस जो उन्होंने कर दिए थे, तो उसमें जो रिवील किया था, जो डेटा पब्लिक के सामने रखा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो डेटा था वो इंडिया का था। तो इससे ये पता चला कि भाई इंडिया के अंदर जो है वो सिक्योरिटी फीचर्स इतने मजबूत नहीं हैं। और अनप्रोटेक्टेड भी हैं। और कई सारे रिवोल्यूशंस जो आपके कैम्ब्रिज एनालिटिका के स्कैंडल के थे, उन्होंने भी शो करा कि जो बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं पूरे वर्ल्ड की, डेमोक्रेसी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जैसे कि आपके पूरे वर्ल्ड की USA, UK, यूरोपियन यूनियन वगैरह, तो इन सब का डेटा भी साथ में साथ अनप्रोटेक्टेड है। लेकिन इन सब में भी इंडिया का डेटा काफ़ी ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड है, ये बात स्नोडेन के रिवोल्यूशंस ने शो करी है। तो अभी तक स्नोडेन के रिवोल्यूशन के पहले ऐसा था कि बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स हमारे देश के हुआ करते थे, बट अब थोड़े एडवांस फीचर्स को लाने की बात कही गई, लाया भी गया। और हमारे जितने ही जो मजबूत जो ज़रूरी ज़रूरी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भाई इंस्टॉलेशंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वहाँ का, तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है ताकि भाई साइबर अटैक वहाँ पे ना हो सके। साइबर अटैक होगा तो सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। साइबर अटैक क्या होता है सब प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देख के आएं। मैंने आपको बताया था कि भाई फ्यूचर में जो आने वाली वॉर्स हैं, है ना, चाहे वो एयर की हो, चाहे वो वाटर की होती हो, चाहे वो लैंड की होती हो, तो ये नहीं हुआ करेंगी। ठीक है, अब ये चीज़ें बदल के थोड़ा थोड़ा फ्यूचर की वॉर जो है भाई, मैंने आपको बताया था कि साइबर स्पेस में होना शुरू होंगी। और इसीलिए कुछ एरियाज को टारगेट करा जाएगा, जैसे कि किसी कंट्री का अगर डिफेंस इंस्टॉलेशन हर्ट कर दिया जाए तो कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको हर्ट हो जाएगा। तो इस पे ऐसा हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इसको हर्ट कराया जा सकता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए जैसे कि सैटेलाइट वगैरह, उनके उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन किसी भी देश को मिलती है, तो इसको हर्ट कराया जा सकता है। ATC मैनेजमेंट, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स वगैरह जैसे, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस किसी साइंस के, टेक्नोलॉजी के, रिसर्च के, अगर इन सबको हर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि खतरा होगा देश को। तो ये तो बातें हमने कुछ करी। अब देखिए कुछ चीज़ों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये टर्म्स क्या हैं, आइए थोड़ा सा समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर डेफिनेशन के तौर पे ले लो अगर इसको, तो समझो एक कुछ ऐसी फैसिलिटी, गौर से समझिएगा, कोई ऐसी फैसिलिटी हो या कोई ऐसा सिस्टम हो या कोई ऐसा फंक्शन हो, है ना, अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज है जो काम नहीं कर रही है या डिस्ट्रॉय कर दी गई, खराब हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए उसका, तो ये एक वजह बन जाएगी कि भाई देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, वहाँ की गवर्नेंस को, वहाँ की इकोनॉमी को, या वहाँ के मनुष्य जात को, वहाँ के सोशल वेलबींग को वहाँ पे खतरा है। समझे बात को, अगर ऐसी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है तो। अब आप कहेंगे मैम ऐसी कौन सी चीज़ होती हैं जो इसके अंदर आती होंगी। अब सपोज करो जैसे एनर्जी हो गई या ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, एयर हो, सरफेस हो, रेल हो, वाटर हो, किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन अगर हर्ट होता है तो कंट्री के सामान में, चीज़ें आने में, फाइनेंस में दिक्कत आती है। या बैंकिंग या फाइनेंस को हर्ट कर दिया गया हो, टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, डिफेंस हो जाए, स्पेस हो जाए डिस्ट्रॉय, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह ये डिस्ट्रॉय हो जाए,
या सेंसिटिव गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पब्लिक हेल्थ हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, या कोई क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग या ई गवर्नेंस, अगर इसमें से कुछ भी यहाँ पे बर्बाद हो रहा है तो कंट्री की सिक्योरिटी को, गवर्नेंस को, इकोनॉमी को या वेलबींग को, किसी भी तरह से कंट्री को नुकसान जरूर पहुंचेगा। तो ये आती हैं चीजें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है भाई साहब? तो देखिए, पूरे ही वर्ल्ड में जो एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको यहाँ पे डिफाइन करा गया है कि वो सारे नेटवर्क, ऐसा कोई भी नेटवर्क जो इंटर रिलेटेड हो, मतलब एक दूसरे से रिलेट करता हो, इंटर कनेक्टेड हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, या इंटर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर डिपेंड करते हो। क्लियर है? अब यहाँ हमारी इंडिया की बात कर लीजिए। तो हमारे इंडिया में गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं। इसमें स्टार्टिंग में इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आता था, ट्रांसपोर्टेशन आता था, एनर्जी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लॉ इन्फोर्समेंट आता था, सिक्योरिटी या लॉ इन्फोर्समेंट आता था, गवर्नमेंट, स्पेस, सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आया करते थे। अब समझिए यहाँ पे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो सारे आईसीटी होते हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर जो मेन कोर फंक्शनैलिटी होती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो डिपेंड करती हो। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डिपेंड करता हो, फंक्शन करता हो, जिसके कोर पार्ट्स हैं, उसको आप लेकर आओगे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ऐसे इंडिया के अंदर कई सारी गाइडलाइंस नई लाई गई, जैसे कि आईटी एक्ट को लाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सन 2000 का, 2000 का सेक्शन 70 जो कि इस एक्ट का है, वो बताता है हमें कि आखिरकार क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्या बताता है, क्या होता है? सेक्शन 70 कहता है कि वो सारे कंप्यूटर रिसोर्स या इनकैपेसिटेशन या डिस्क्रिप्शन जिसका वो डिबेट का कारण बन जाए, कि उस अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स जो काम ना करे और उसकी वजह से कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमी या पब्लिक हेल्थ या कंट्री की सेफ्टी को खतरा हो, तो ये सारा का सारा आता है आपका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये डेफिनेशन किसके अंदर दी गई है? सेक्शन 70 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के अंदर। काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, काफी इंटरकनेक्टेड है, काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है चीजों के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज जो है वो डिपेंड करती है एक दूसरे पे। तो इतना इम्पोर्टेंस है, तो इसको क्या खतरा है? आखिरकार खतरा क्या है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को? देखिए, थ्रेट्स दो तरह के हो सकते हैं, खतरे दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इंटरनल हो सकता है और दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट हो सकता है। अब आप कहेंगे थोड़ा सा मैम एक्सप्लेन करिए, क्या इंटरनल खतरा क्या हो सकता है, भाई एक्सटर्नल खतरा क्या हो सकता है? देखिए, जो इंटरनल है वो लग रहा है अंदर से। तो अंदर से क्या है? जब एक या एक से ज्यादा लोग, है ना, अगर मान लीजिए एक्सेस पालें, अंदर की कोई कंपनी के अंदर की नॉलेज पालें, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जानकारी पालें, या किसी इंटरप्राइज के अंदर की जानकारी पालें, जिस जानकारी से वो वो उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंटरप्राइज को एक्सप्लॉइट कर सके, उनको खतरा हो, मतलब वो कुछ गलत कर सके उस कंपनी के साथ में, या उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो जाए, या सिस्टम, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या फैसिलिटीज अगर उनको वो खतरा पहुंचाए, हार्म पहुंचाए, है ना, तो यहाँ पे ये इंटरनल थ्रेट के अंदर आता है। ठीक है, अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल ली और उससे उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस एंटरप्राइज को जो है उन्होंने कुछ हार्म करा। अब बात आती है दूसरे वाले की, एक्सटर्नल थ्रेट की। तो एक्सटर्नल थ्रेट में क्या होता है? देखिए, ये थ्रेट तब निकल के आता है जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चीजें हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अभी तक अंदर की इंफॉर्मेशन ले रहे थे इंटरनल थ्रेड में, इसमें क्या है, आउटर की बात हो रही है, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, कोई हैकर हो गया बाहर से, कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरी हो गई, कोई टेररिस्ट हो गया, कोई फॉरेन गवर्नमेंट एजेंट हो गया, कोई नॉन स्टेट एक्टर हो गया, कोई पोज रिस्क हो गया, जैसे कि क्रिपलिंग सीआईआई, है ना, या मतलब कोई सपोज करिए कि कोई अंदर की भाई इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल ले रहा, बाहर से ऐसा काम कर रहा है, या साइबर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गई, साइबर टेररिज्म हो गया, ये सारा का सारा जो बाहर से काम हो रहा है वो सब आता है एक्सटर्नल थ्रेट के अंदर।
तो अब ये सब का सॉरी एक्सटर्नल थ्रेट के अंदर, सॉरी डेप्थ नहीं, थ्रेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये कौन कर सकता है, ये कोई इकलौता आदमी भी कर सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि पहले की जो एम्प्लॉय, मान लीजिए किसी को लात मार के बाहर निकाल दिया गया हो, यू आर फायर्ड, है ना, तो ऐसा कोई एम्प्लॉय बदला लेने के लिए आ गया हो। कोई भाई दूसरी इंडस्ट्री है ना, जो राइवल है आपकी, तो भाई राइवल्स जानते हैं कितना बदला लेते हैं। कोई हैकर हो गया, है ना, कोई क्रैकर हो गया, कोई साइबर क्रिमिनल हो गया। अब साइबर क्रिमिनल में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज भी हो सकता है प्रॉपर तरीके से, कोई अनऑर्गेनाइज भी है, ऐसी कोई काम कर रहा है साइबर अपना फायदा के लिए, है ना। कोई टेररिस्ट ग्रुप हो गए, जिहादी वगैरह जो होते हैं, साइबर जिहादी, या कोई नॉन स्टेट एक्टर हो गया, जैसे कि जिसको कोई सरकार मदद ना कर रही हो, अपने पर्सनल लेवल पे काम कर रहा हो, या कोई ऐसी हॉस्टाइल स्टेट हो गई जो दूसरी स्टेट से बदला लेना चाहती है। तो ये कोई भी हो सकता है जो कंट्री को खतरा प्रोवाइड कर सकता है। अब अफेक्ट क्या होते हैं साइबर अटैक के CII के ऊपर। अगर मान लीजिए साइबर अटैक कोई हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। कोई साइबर अटैक होता है तो इसका इसके ऊपर क्या पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये डैमेज कर सकता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, या सर्विसेज की क्वालिटी खराब कर सकता है, या जो भी सर्विसेज मिल रही हैं उन सर्विसेज के बीच में बाधा रोक हो सकती है। कोई सेंसिटिव या कोई ज़रूरी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है, या बहुत ही छोटे वक्त में बहुत ही बड़े लेवल का डैमेज हो सकता है। या बहुत सारे जो दूसरे CII हैं उनके ऊपर कुछ खतरा हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, तो इतना कुछ नहीं है। ये इतना कुछ क्या नहीं है, इतना खतरनाक ही चीज़ है वो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कहता है कि भाई क्या आखिरकार सरकार ने स्टेप लिए हैं। दिक्कतें तो हमने बहुत सारी जान ली, अब हम जानेंगे कि आखिरकार सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं जो जिससे इसको रोका जा सकता है। तो देखिए सबसे जो पहला स्टेप सरकार ने लिया है वो उन्होंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, एक प्रॉपर लिस्ट बनाई कि आखिरकार ऐसा कौन सा क्रिटिकल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है साइबर अटैक का, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उनकी एक लिस्ट बना दी गई। हम्म अब इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स थे, जैसे कि जो सारे नेटवर्क नेशनल सिक्योरिटी से, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, देश के डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हों, ये जो बैंक्स वगैरह होते हैं इनसे रिलेटेड हों, स्टॉक मार्केट हो गया, पावर ग्रिड हो गया, रेलवे, एयरलाइंस, या वेदर, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो देश के लिए होती है। अगर जो चीज़ें इससे रिलेटेड है सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाएं कि इनको हम सबसे पहले बचाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप जो सरकार ने लिया वो रहा कि भाई नेशनल पॉलिसी जो सरकार की थी, नेशनल पॉलिसी ऑन साइबर सिक्योरिटी को फ्रेम करा गया 2013 में। 2013 में इन्होंने एक नेशनल पॉलिसी ऑन साइबर सिक्योरिटी को बनाया। तीसरा स्टेप ये लिया कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, ये प्रोसेस में है, ये बनाया जा रहा है, जिससे पूरी तरीके से ऐसे नेटवर्क्स को एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोटेक्ट करा जा सके, एक फुल प्रूफ फायर वॉल इनके खिलाफ बनाई जा सके। चौथा स्टेप ये लिया गया कि भाई जो बनाया था इन्होंने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ मैं यूज़ करूँगी NCIIPC का, ठीक है। ये बहुत सारे आइडिया में से एक आइडिया है जिसे सरकार अभी लेकर आ रही है, एक पार्ट है एक बड़े से फ्रेमवर्क का जिससे हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। और इसे रिसेंटली अप्रूव भी किया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। उसके बाद पांचवा स्टेप ये लिया गया कि एक मल्टी एजेंसी नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यहाँ पे ये बनाया गया है, जो कि क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, है ना, कि क्या साइबर थ्रेट हुए हैं उनको प्रॉपर देखेगा, समझेगा, इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा स्टेक होल्डर्स के साथ में, है ना। तो ये सब ये यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिप्टोलॉजी बनाया, साइंस ऑफ इनक्रिप्टिंग डेटा। आप देखते हैं ना इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग डेटा होता है व्हाट्सएप के अंदर भी, डेटा जो हमारा जाता है, आपने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ से लेके जब तक के लिए मिल नहीं जाएगा सामने वाले को तब तक के लिए ये कोड फॉर्म में रहता है, जिससे सामने वाले यूजर को अगर अगर तीसरा कोई मिडिल मैन आपका डेटा लेना चाहे तो वो नहीं
उसको डिकोड कर सकता। वो यहाँ आपने भेजा तो ये इनक्रिप्ट हो गया, और वो यहाँ पे जब जिसने रिसीव करा तब यहीं पे ही डिक्रिप्ट हो सकता है। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिप्टोलॉजी, साइंस ऑफ इनक्रिप्टिंग डेटा को इस्टेब्लिश करा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोलकाता के अंदर। उसके बाद सरकार ने कहा कि जो भी अटैक होते हैं इंडियन के नेटवर्क्स के ऊपर, ये मेनली उन कंप्यूटर्स से होते हैं जो कि 20 जो जो बेस्ड होते हैं कुछ 20 कंट्रीज से आते हैं। मतलब ये जो 20 कंट्रीज है, जैसे कि आपकी यूएस हो गई, यूके हो गई, है ना। यूके का मतलब उत्तराखंड बिल्कुल नहीं होता है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रही हूँ मैं। जर्मनी हो गई, फ्रांस, ब्राजील, पोलैंड और नीदरलैंड वगैरह ऐसी कंट्रीज से सबसे ज्यादा अटैक करे जाते हैं इंडिया के नेटवर्क्स पे। तो ऐसा आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, कि वॉज टू जियोपार्डाइज द दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। तो इन्होंने ये ऐसा काम किया था। उसके बाद हैकर्स ने काफ़ी कोशिश वगैरह करी थी कि वो किसी तरीके से जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लें और जो है निकालें, कोशिश करी थी इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने की। खैर सरकार ने यहाँ पे एक रोड मैप बनाया प्रॉपर, कैसे क्या करना है इनको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। और उसके अंदर इन्होंने मेन क्या कोशिश करी कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर अब काम करेगी। उसके बाद इन्होंने सरकार ने यहाँ पे 3 तरह के साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरीज को बनाया, जो कि इन्होंने बैंगलोर में बनाई, एक इन्होंने पुणे में बनाई और तीसरी इन्होंने कोलकाता में बनाई। और किसके साथ मिलके बनाई? ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रुप जो कि नासकॉम है, काफी फेमस है, उसके साथ मिलके बनाई। 9 ऐसी और 9 ऐसी और लेबोरेटरीज को प्लान करा जा रहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके और भी बनाएंगे। साथ ही साथ सरकार ने साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया, और ये ऑलरेडी अपनी जगह पे है, और इसकी स्टेट गवर्नमेंट्स काफी ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सरकार ने सर्ट इन, CERT, सर्ट इन, या फिर आप कह सकते हो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, जिसे हम लोग सर्ट CERT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंडिया के लिए वो बनाई। और ये नोडल एजेंसी थी जो कि डील करती थी ऐसी क्राइसिस से। अगर मान लीजिए कोई छोटे लेवल पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर पे कोई बात हो जाती है तो ये डील करेगी। उसके साथ सरकार ने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी सेटअप कर दिया, जो कि यहाँ पे एक सेक्टर वाइज सेक्टोरल सर्ट बनाएगा खुद के लिए। मतलब सर्ट मैंने आपको बताया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और रेलवेज हो या पावर सेक्टर हो, ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो भी सर्ट ऐसा बनाए अपने खुद के लिए। और आखिरी में सरकार ने कहा कि वो क्रिटिकल सेक्टर्स जो कि इंडियन इकोनॉमी के हैं, बैंकिंग वाला हिसाब किताब जो है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने एक फिन सर्ट CERT लॉन्च करा, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए होगा। तो जो मैंने आपको बताया वो ऐसा मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं न्यूज़ आपको बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से बताया मैंने। अब देखिए आगे समझते हैं, इसके अंदर स्टेप्स के अंदर ही बात करेंगे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये सरकार के द्वारा लिया गया है, ये जरा देखिए। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव ये क्या है? इसको लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इनमें साथ में जो मिले हैं वो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्री पार्टनर्स। इन सब के साथ मिलकर इसको बनाया गया है ताकि साइबर सिक्योरिटी जो हमारा देश की है इसे और मजबूत बनाया जा सके। ये कुछ पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इस तरीके की, है ना, जिसमें भाई IT इंडस्ट्री की साइबर सिक्योरिटी को बचाने की बात करी जा रही है, साइबर को सिक्योर करने की बात करी जा रही है। और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने मिल के इसको फाउंड करा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इंटेल हो गई, विप्रो हो गई। इसके कुछ नॉलेज पार्टनर्स भी हैं जिसमें कि सर्ट इन आता है, CERT मैंने बताया क्या होता है, कुछ NIC आता है, नासकॉम काफी फेमस है, और कंसल्टेंसी फर्म जो कि डेलॉइट की और EY की हैं वो भी। अब ये काम कैसे करेगा? ये कुछ 3 प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। कैसे? पहले अवेयर करना, लोगों को जानकारी देना, अवेयरनेस। दूसरा एजुकेट करना, तो एजुकेशन। और तीसरा इनेबलमेंट, है ना, इनेबल करना चीजों को। काम क्या है इसका? ये अपना मकसद इसका ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्यों, भाई साइबर क्राइम होता है ना। लोग अब देखिए काफी फेमस हो गया है कि भाई आप OTP ना डालें, पेटीएम का भी जानकारी नहीं मांगता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस फैलाना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की कैपेसिटी को और बढ़ाना, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टाफ है इसे पूरे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सामने लेकर आना, चीजों को और अच्छे से मैनेज करना।
अब देखिए इसमें बहुत सारी वर्कशॉप्स कराई जाएंगी, क्योंकि भाई जब तक के लिए लोगों को वर्कशॉप नहीं कराओगे समझेंगे कैसे काम कैसे होगा, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, इसलिए वर्कशॉप कराई जाएंगी। साथ ही साथ इसमें साइबर सिक्योरिटी हेल्थ टूल किट्स होगा जो कि मैनेज करेगा किस तरीके से साइबर थ्रेट को हम हटा सकते हैं और कैसे खतरा इस पर रोक लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया चीज, नाम क्या है? साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये देखिए। फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको पहले भी बताई कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2013 में। आइए इस पॉलिसी के बारे में आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। कौन लाया है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। उसमें क्या हुआ है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 को रिलीज करा। किस लिए करा? ताकि भाई जो साइबर स्पेस है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, या बिजनेस है, या गवर्नमेंट खुद, इस पूरे चीजों को हम सिक्योर कर सकें। अब देखिए एम क्या था, मिशन क्या था इस पॉलिसी का? वो ये था कि हमें इंफॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर स्पेस के अंदर प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात कि ऐसा हमें अपने आप को ऐसी कैपेबिलिटीज अपनी और बढ़ानी है जिससे हम यहाँ पे साइबर थ्रेट जो है, जो भी खतरा होता है, उसका हम अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें और हम इसको रोक लगा सकें। उसके बाद जो भी खतरा है उसको और कम कर सकें। जो भी साइबर इंसिडेंट से जो भी डैमेज होता है, जो भी बर्बादी आती है, उसे भी कम कर सकें, है ना। और इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की मदद से, प्रोसेस की, टेक्नोलॉजी और साथ में मिलके मतलब कोऑपरेशन की मदद से। तो ये तो हमने देखा कि आखिरकार नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 क्या है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की कुछ बात करी जाए कि आखिरकार इसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए पहला तो इसका एम यही है कि इनको एक ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसा चीजें बनानी है कि जो साइबर इकोसिस्टम है हमारे देश का वो सिक्योर रहे। साथ ही साथ भाई आईटी सेक्टर जो है, उसके जो सिस्टम्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इस पे लोगों का कॉन्फिडेंस रहे, लोगों का भरोसा रहे कि भाई हमारे डेटा इधर उधर नहीं जाएगा। और जो भी साइबर स्पेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो अच्छे से हों। और इसी वजह इससे क्या होगा, और ये भाई जितना भी है कि भाई आईटी जो है वो हर एक जगह पे हो सेक्टर के इकोनॉमी में आईटी का यूज हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर लोगों को पता होगा कि हाँ हमारा डेटा कहीं नहीं जा रहा है, इस चीज़ें सिक्योर हैं, इसका यूज करा जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है और अच्छे से इसका यूज होगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जिससे सिक्योरिटी पॉलिसी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हो हमारे देश की, और प्रमोशन हो, और ऐसा इनेबल एक्शंस हो जिसमें जो आपका ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से ये उसके साथ लेके चले, है ना। ऐसे हमें काम करने हैं क्योंकि पूरे देश की सिक्योरिटी, पूरे जो वर्ल्ड के जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है उसके साथ हमारा भी मैच करे। मतलब बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस हमको लेकर आनी है जिससे हम प्रॉपर असेसमेंट कर सके, प्रोडक्ट हो, प्रोसेस हो, टेक्नोलॉजी हो या लोग हो। तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव रहा है कि हमें जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे और मजबूत बनाना है ताकि यहाँ पे साइबर स्पेस इकोसिस्टम और मजबूत हो सके। चौथा इनका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे इन्हें बढ़ावा देना है एक नेशनल या सेक्टोरल लेवल जो कि 24 घंटे सातों दिन, मतलब 24/7 मैकेनिज्म होना चाहिए। यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आप स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या आखिरकार हमारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोई खतरा तो नहीं है ना, कि है तो क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा, कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट होगी। तो ऐसा कैसे करोगे आप, ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे कि भाई ऐसे इन्हांस करेंगे कि भाई हमारे पास प्रॉपर तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकें चीज़ों को पहले से, उसके बाद प्रिवेंट कर सकें, जो खतरा पता चल गया है तो उसको पे रोक लगा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें अपने इस डेटा को, और अगर कुछ गलत होता है तो उसका रिस्पॉन्स दें, और किस तरीके से अगर मान लीजिए पूरी तरह से गलत हो जाता है तो कैसे रिकवरी कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया या जो भी है इंडिया का जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम कैसे और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन काम करेंगे। और इसी के चलते नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को यहाँ पे लाया गया है, और इसी के अंदर ये काम होगा 24 घंटे सातों दिन। साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड या एक्विजिशन या डेवलपमेंट या यूज़ या ऑपरेशन से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की, इन्हें हमें प्रॉपर तरीके से सिक्योर रखने की ज़रूरत है। छठा इनका
जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ऐसे कुछ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को बनाना है जो आज भी काम आए और फ्यूचर तक चले। और वो चाहे वो टेक्नोलॉजी रिसर्च की फील्ड हो, चाहे वो सोल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्च हो, चाहे वो प्रूफ हो कॉन्सेप्ट का, चाहे वो कोई भी पायलट डेवलपमेंट की चीज़ हो, ट्रांजिशन हो, डिफ्यूजन हो, कमर्शलाइजेशन हो, ये सारी चीज़ें की बात करें जिसकी वजह से जो है हमें पूरी तरीके से आईसीटी प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी चल रही हैं जनरल या स्पेसिफिक, हमें नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ऐसा काम करना है। उसके बाद कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं इनके, तो आपको गौर से समझते रहना होगा इन चीज़ों को। सातवां इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आईसीटी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, ये भाई इनको हमें हमें इनकी विजिबिलिटी और बढ़ानी है ना, इनको सर्विसेज को और ज़्यादा बढ़ाना है। कैसे? कि आप एक इस्टेब्लिशमेंट करिए, आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आइए और जो कि वहाँ टेस्टिंग हो, प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी हो ऐसे प्रोडक्ट की। आठवां इनका जो एम है वो ये है कि इन्हें 5 लाख प्रोफेशनल जो स्किल्ड हो, प्रॉपर तरीके से उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता हो, तो ऐसी वर्कफोर्स बनानी है अगले 5 सालों में। कैसे? उनके अंदर भाई इतने लोगों के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करके, स्किल डेवलप करके, ट्रेनिंग उनको देके, है ना, तो इनको अच्छे से अच्छा काम करवाना है। नवी बात ये कि इनको कुछ फिजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं बिजनेस वगैरह के, बिजनेसमैन सोच रहे बिजनेसेस को, ताकि वो ऐसे स्टैंडर्ड का यूज़ करें जिस जो सिक्योर हो, सिक्योर प्रैक्टिसेस हो, क्योंकि देखिए बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ज़रूरत है कि वो ऐसे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जिससे उनका बिजनेस सिक्योर रहे। साथ ही साथ यहाँ पे इनका ये भी मानना है कि प्रोटेक्शन करिए इन्फॉर्मेशन का। जब भी आप उस इन्फॉर्मेशन को किसी को दे रहे हो, हैंडल कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो कहीं पे या इधर से उधर कर रहे हो, तो प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। जो सिटीजन का डेटा है, जो जो हमारे जो नागरिक हैं उनका डेटा है, उसको प्रोटेक्ट करें ताकि उसको कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो किसी भी साइबर क्राइम के थ्रू। मान लीजिए कि भैया उसको पूछा है कि बताओ अपना ओटीपी बताओ और पैसे निकाल लिए, ऐसा ना हो। उसके बाद इनका एम है कि एक ऐसा काम करें जिससे प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सके। मान लीजिए कोई गड़बड़ हो जाती है, लॉ एनफोर्समेंट जो कैपेबिलिटी है उसे और बढ़ाया जाए, है ना, एक ऐसे लॉज लाए जाएं। साथ ही साथ हमें एक एक साइबर सिक्योरिटी का कल्चर लेकर आना है। सबको सब कुछ पता होना चाहिए, क्या बिहेवियर करना है, क्या एक्शन लेने चाहिए अगर कुछ ऐसा पूछता है कोई इंसान। एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी लाइए, देश के लोगों को बताइए। और हमें प्रॉपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, क्योंकि सरकार से अकेले नहीं हो सकता। प्राइवेट प्लेयर्स में बहुत ही तेजी से काम करते हैं, सबके साथ मिल के काम करा जाए, पूरे वर्ल्ड के लेवल के साथ काम करा जाए मिलके, जिससे हम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसे हम शेयर करें और प्रमोट करें, हमारे देश के और देशों के साथ मजबूत हों रिश्ते, और सिक्योरिटी साइबर स्पेस में और मजबूत हो। सारे ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे कहो, उनको बढ़ावा दो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, कि आप एक सीनियर मैनेजमेंट, एक मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट को एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे बनाइए, जो कि ये साइबर सिक्योरिटी के काम करेगा, एफर्ट लेगा, उस फील्ड में इनिशिएटिव लेगा। उसके बाद इनका एम है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इनकरेज करें कि क्या आप एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आओ, है ना, एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें जो है सारे प्रॉपर तरीके से प्लान हो, किस तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है ना, किस तरीके से अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है। तो ऐसी पॉलिसीज में आपका ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो, मैकेनिज्म हो, जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो सिक्योर हो सके। जब भी भाई देखिए इधर से उधर जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि इन्फॉर्मेशन बीच में कहीं चोरी ना हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से बचाई जा सकती है, तो इसको, और मान लीजिए कोई गलत काम हो भी जाता है तो कैसे मैनेजमेंट करना है ना, तो आगे क्या चीज़ें करनी है, ये पूरा तरीके से एक प्लान बनाया जाए। फिर इनका कुछ एम ये भी है कि सारे ही जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें एक प्रॉपर बजट होना चाहिए। वो बजट क्यों आप अलग रखोगे कि भाई हमें इस पैसे से साइबर सिक्योरिटी के कुछ इनिशिएटिव लाने हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें हमारा जो पैसा खर्चा होगा उन सब के लिए कुछ पैसा आपको बजट के अंदर अलग रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ फिजिकल स्कीम्स लाई जाएँ, कुछ ऐसे इंसेंटिव दिए जाएँ लोगों को, है ना? कि भई जिससे जो है एंटिटीज़ और ज़्यादा इन्वॉल्व हों, कि हमें यहाँ पे अब मज़बूत करना है अपना इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे अपग्रेड करना है, इंस्टॉल करना है अपने यहाँ पे, ताकि हमारी साइबर सिक्योरिटी मज़बूत रहे। फिर इनका कुछ ऑब्जेक्टिव ये भी है कि
मान लीजिए कुछ जो बराबर लगातार जो ऐसे कुछ साइबर इंसिडेंट्स हुआ करते हैं, है ना? आपका इंसेंटिव्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के द्वारा, है ना? तो इन पे रोक लगानी है और साइबर सिक्योरिटी वगैरह के ऐसे लॉज़ लेकर आना है। एक इनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इन्हें एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना है ना? जिससे इन्फॉर्मेशन वगैरह जो शेयर हो रही है, हुँ? तो उसे प्रॉपर तरीके से भई आइडेंटिफ़ाई करें, रिस्पॉन्स करें। अगर मान लीजिए कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंस हो जाता है, तो एक-दूसरे से मिल के काम करें और वापस से रिस्टोर चीज़ें हो सकें। और आखिरी पॉइंट कहता है इनका ऑब्जेक्टिव का कि इन्हें एंटिटीज़ को और एनकरेज करना है, ये भई ऐसी गाइडलाइंस लेकर आओ जिससे आप एक ट्रस्टवर्दी, एक विश्वासजनक जो आईसीटी प्रोडक्ट हैं उनको आप खरीदो और जो है जो हमारे यहाँ बने हुए प्रोडक्ट्स लीजिए, इंडिजिनस मैन्युफैक्चर होने चाहिए ताकि भई बाहर के लोग अपनी कोई चिपे-विपे ना लगा दें इसके अंदर, तो सिक्योरिटी इसके अंदर और अच्छी हो जाएगी। तो ये तो भई हमने बात करी, काफ़ी ज़्यादा हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे कि मेन फीचर्स क्या हैं इसके अंदर। तो देखिए जो मेन फीचर्स हैं साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के, वो कुछ इस तरीके से हैं। आप फिर समझ गए होंगे अभी तक तो कि भई आप जो भी वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर आना है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए और यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस लेनी है कि हम साइबर सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अपने जो लॉज़ बनाएँ वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हों। तो हम अपने पूरे वर्ल्ड के हिसाब से चीज़ों को कंप्लायंस कर सकें। उसके बाद हमें यहाँ पे मेन एक एक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है ना? जिसमें भई प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, आईटी सिक्योरिटी प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन उसका हो सके, है ना? और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से चीज़ें हों, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें हों। तीसरी बात, हमें अवेयरनेस करनी है भई जो भी खतरा होता है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मान लीजिए सिक्योरिटी अगर बीच में जो है कहीं पे टूटी, ब्रेक करी, कोई दिक्कत हुई, है ना? तो हमें वो प्रॉपर लोगों के बारे में एंटिटीज़ हो चाहे जैसे भी हों, उन सबको जानकारी हो कि आप किस तरीके से सप्लाई चेन का जो रिस्क होता है, उसे आप कैसे रोक सकते हो। भई यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो किस तरीके से ऐसा रहे कि सिर्फ़ 2 लोगों के बीच में बात रहे, बीच में ना हटे। समझ रहे हैं? तो किस तरह के प्रोडक्ट लीजिए, आप सिस्टम लीजिए, सर्विसेज़ लीजिए, तो ये सारी बात है। उसके बाद इनका फीचर है कि हमें वही पढ़ाना है कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे रखने हैं, चाहे वो फॉर्मल लेवल के हों, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर्स के हों, ताकि हम पूरे देश की जो साइबर सिक्योरिटी है, उसे हम और अच्छा कर सकें। एक फीचर इनका ये भी है कि इन्हें एक साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो जो पूरी कंट्री में होगा और ये पूरी कंट्री में सिर्फ सरकार नहीं बनाएगी, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अरेंजमेंट के थ्रू ये बनेगा। उसके बाद ये चाहते हैं कि भई इसके अंदर फीचर ये कहता है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाना है, जिससे कैपेसिटी बिल्ड हो और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए ऐसा हो। उसके साथ ये चाहते हैं कि भई प्रमोट करा जाए, लॉन्च करा जाए एक ऐसा ऐसा नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि सिक्योरिटी के ऊपर हो साइबर स्पेस की। और जो सिक्योरिटी के बारे में जानकारी है, जो पढ़ाई है, जो अवेयरनेस है, वो और देश के लोगों तक पहुँचाया जाए। चाहे वो आप कैंपेन करें पब्लिक के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पहुँचाएँ अपने देश के नागरिकों को, ताकि उनको सब पता हो कि साइबर सिक्योरिटी क्या है आखिरकार। पहले एटीएम का पिन वगैरह मानते थे ना, वो सब नहीं देना है। और एक ऐसा थिंक टैंक, एक सोचने वाला एक ऐसा बॉडी बनानी है जो कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए हो, उसमें प्रॉपर डिस्कशंस वगैरह होंगे। उसके बाद हमें एक बायलैटरल या एक मल्टीलैटरल रिलेशनशिप लाना है साइबर सिक्योरिटी के एरिया में, जो कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ मिलके काम करेंगे। और नेशनल हो या ग्लोबल हो, पूरे वर्ल्ड में हमें एक साथ काम करना है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में, सर्ट्स के साथ में, CERTS हमने आपको बताया क्या होता है, डिफेंस एजेंसी के साथ में, फोर्सेस हो गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो गई, या जुडिशियल सिस्टम हो गया पूरे वर्ल्ड का, उसके साथ सबके साथ मिलके काम करिए। सबकी राय बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों के लिए। तो किसी के पास मान लीजिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। और आखिरी में इनका फीचर ये है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है ना, जो कि डायलॉग रिलेटेड होगा आपका टेक्निकल या ऑपरेशनल एस्पेक्ट से इंडस्ट्री के साथ में, ताकि यहाँ पे रिकवरी या रेजिलियंस हो सके सिस्टम का। जैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खतरा आता है तो कैसे वापस चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम असेसमेंट करेंगे इस नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी है 2013 की, देखिए उसका। तो पहली चीज़ तो ये सिक्योरिटी रिस्क जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड थे, ये एड्रेस करे नहीं गए, है ना? एक क्लाउड में आपका डेटा सेव हो जाता है ना? अभी व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजते हो ना भाई,
वो उसमें क्या सीन क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, जैसे फेसबुक चला रहे हो आप, आपने जो अपनी फोटो वगैरह अपलोड करी, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो फोटो जो है आप ही के पास है ना? वो फोटो एक इनका ऊपर सर्वर होता है, उसके अंदर सेव हो जाता है आपका डेटा। हम्म। तो यहाँ पे उसे बोलते हैं हम लोग क्लाउड। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग क्लाउड। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो वो क्या है, देखिए उसमें होता क्या है यहाँ पे कि ऐसी प्रैक्टिस जिसमें नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है, नेटवर्क्स का यूज करते हैं, रिमोट सर्वर का यूज करते हैं, इंटरनेट का, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं या मैनेज करते हैं या प्रोसेस करते हैं डेटा को, है ना। लोकल सर्वर में ये काम नहीं होता, या किसी पर्सनल कंप्यूटर में ये काम नहीं होता, ये ऊपर को सैटेलाइट के अंदर ऐसा एक क्लाउड लिया जाता है, उसमें स्पेस होती है कुछ, जिसके अंदर डेटा वगैरह रखा है, इधर उधर किया जाता है। हम्म। तो इसके अंदर जो ये 2013 की पॉलिसी थी, इसके अंदर देखिए आपने पूरा पढ़ा, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग वाला हिसाब किताब कुछ नहीं दिया गया, उसके बारे में नहीं बताया गया है। और यहाँ पे ज़रूरत ये भी है कि इसके अंदर साइबर क्राइम की ट्रैकिंग को लाया जाए, साइबर फॉरेंसिक कैपेसिटी और बिल्ड करी जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे हम शेयर कर सकें, एनालाइज कर सकें इन्फॉर्मेशन को, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में होती है, और ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हम ऐसा कर सकें, ऐसा कुछ बनाया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर कमी है, ये असेसमेंट हमने किया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कहता है, स्क्रीन पे देखिए, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। आम भाषा में और आम जिंदगी में बोलेंगे इसको तो NCIIPC बोलेंगे। हम्म। तो देखिए जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बना रही है ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को। ये काम क्या करेगा, ये काम एक स्पेशल होगा, स्पेशलाइज्ड होगा ये, है ना। और ये काम करेगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलेंगे NTRO, उसके अंदर ये काम करेगा। और जो IT एक्ट था 2000 का, हमने आपसे बात करी थी, उसका जो सेक्शन 70A है, उसके अंदर ये जो NCIIPC है, मतलब ये जो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, वो अंडर NTRO, मतलब NTRO मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये से एक नोडल एजेंसी बना दिया गया है, जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट करेगा। अब मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगी, स्क्रीन पे जो है ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC। ये जो ये सेक्शन 70A सबसेक्शन 2 जो IT एक्ट का है, उसके अंदर ये ही है रिस्पॉन्सिबल, इसको बना दिया गया है कि सारे मेजर्स लेगा, चाहे वो रिसर्च डेवलपमेंट के हों, पूरी तरीके से यही मेजर्स लेगा कि कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसका जो विजन है वो ये है कि हमें यहाँ पे सेफ, सिक्योर, एक रेजिलिएंट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उन सारे सेक्टर्स के लिए जो काफ़ी क्रिटिकल हैं। क्लियर है हमारे देश के अंदर। इसका मिशन ये रहे, विजन समझ गए क्या है, इसका मिशन ये है कि वो सारे ही मेजर्स लिए जाएंगे जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस उसे ना कर सके, डेटा ना लेकर सके, डेटा को मॉडिफाई ना कर सके, कुछ गलत सलत यूज ना कर सके, डिस्क्लोज ना कर सके इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को बीच में डिसरप्ट ना कर सके, या डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, इनकैपेसिटी ना कर सके, चाहे किसी के साथ मिलके, सिनर्जी, किसी भी तरह से ना कर सके। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसको लोगों के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके करेंगे, है ना, सिनर्जी, है ना, तो से करेंगे। और हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस और फैलाएंगे स्टेक होल्डर्स के बीच में। तो हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और हम इसको प्रोटेक्ट करके रहेंगे। वाह भाई वाह, ठीक है। अब बात आती है कि आखिरकार इसके फंक्शंस क्या हैं, कहाँ काम करता है भाई ये। तो फंक्शंस जो NCIIPC के हैं वो है कि ये सबसे पहले देखता है कि सब सेक्टर जो है वो कौन से क्रिटिकल सब सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ज़रूरत है इसकी। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से पढ़ता है ना, जो जो भी इसने क्रिटिकल सब सेक्टर निकाले हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ता है। डेली हो, मंथली साइबर अलर्ट हो या एडवाइजरीज ये निकालता रहता है। मैलवेयर को प्रॉपर एनालाइज करता है। ज़ॉम्बीज हो गया या मैलवेयर स्प्रेडिंग जो कि IP एड्रेस पे होती है उसे ट्रैक करता है। ये सब क्या होती है, मैलवेयर, ज़ॉम्बीज, सब पार्ट 1 के अंदर है, प्लीज देख कर आइएगा। उसके बाद साइबर फॉरेंसिक एक्टिविटीज़ करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, ताकि बहुत ही अच्छे से और प्रॉपर सिक्योर इन्वायरमेंट हो।
जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे फैसिलिटेट करता है उसके ओनर्स को, है ना, इसमें कि भाई आप जो है एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर आइए, आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लीजिए, एक अच्छी प्रैक्टिसेस लाइए ताकि आप अपना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। साथ ही साथ एनुअल CISO कॉन्फ्रेंस होती है क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए, अवेयरनेस और ट्रेनिंग होती है, और आखिरी में 24/7 24 घंटे सातों दिन काम करता है, और ये हेल्प डेस्क यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब NTRO की जो हमने बात करी थी, NTRO का हमने फुल फॉर्म बताया था, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने कुछ 17 तरह के 17 सब सेक्टर को स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई करा था, और इन्होंने अपनी खुद की एक्टिविटीज लेकर आए कुछ 7 सेक्टर सेक्टर के लिए, और जिसके नाम आपको बताते हैं, जैसे कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, या सिविल एविएशन वाला जो हो गया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, पावर ग्रिड एनर्जी के अंदर MTNL हो गया, NSEI हो गया, BSNL हो गया, रेलवे हो गया, और SBI हो गया। तो इसके अंदर सभी कुछ आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, या जो भी हो। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि आखिरकार रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की, CISO की, क्या आखिरकार क्या होते हैं रोल्स और क्या होती हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, लिमिटेड तो नहीं है जो बातें आपको बता रहे हैं, इसके सिवा भी कई काम करते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात बताऊं, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कल्चर को बनाना, बिल्ड करना और अच्छे से। उसके बाद जो सीनियर मैनेजमेंट है डेवलपमेंट के अंदर, उनको असिस्ट करना, उनको यहाँ मदद देना, साथ में मिलना, उनके साथ काम करना, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। साथ ही साथ डेवलप करना, कम्युनिकेट करना, या इंश्योर करना कंप्लायंस कि हम सारा इंफॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड, उसकी गाइडलाइंस के साथ उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और उसको और डेवलप करके और कम्युनिकेट करना। साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि एक प्रॉपर रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस हो, सिक्योरिटी अवेयरनेस या ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करना, और इंटरनल ऑडिट करते रहना। ऑडिटिंग से ये होता है कि कंप्लायंस है ये ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ में, उसके स्टैंडर्ड के साथ में, गाइडलाइंस के साथ में कि नहीं, है ना। ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट करना, इंसिडेंट्स मैनेजमेंट करना, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट करना, और सीनियर मैनेजमेंट को असिस्ट करना कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट्स ले, टूल्स ले, सर्विसेज ले, जो भी इंफॉर्मेशन या रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की होती है। और इसके अंदर लास्ट टॉपिक ये देखते हैं, नेशनल टेलीकॉम सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये क्या है नेशनल टेलीकॉम सिक्योरिटी पॉलिसी? ये देखिए, ये बनाई गई थी ये सोच के कि हम एक सिक्योरिटी फीचर और बढ़ाएंगे हमारे सिस्टम में, हमारी सर्विसेज में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे इक्विपमेंट में, हमारे डिवाइस में, हमारे सॉफ्टवेयर में, है ना। ये और सिक्योरिटी फीचर बढ़ाएंगे rather than being an add-on फीचर। मतलब देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर एक एड ऑन फीचर नहीं डालेंगे सिक्योरिटी का कि हाँ आप ये कर सकते हो, बल्कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम और सिक्योरिटी फीचर बढ़ा के देंगे। तो ये स्ट्रक्चर पॉलिसी थी जिससे जो भी इशू आते हैं, है ना, जो भी ज़रूरत होती है सिक्योरिटी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, टेलीकॉम नेटवर्क प्रॉपर सिक्योर हो हमारे देश का। और ये 4 तरह की बड़े बड़े इशू से डील करती है कम्युनिकेशन असिस्टेंस टू सिक्योरिटी एजेंसीज। आपका पहला हो गया कम्युनिकेशन असिस्टेंट टू सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये मेन मेन फील्ड्स हैं, इनके साथ ये जो है वो डील करती है। और जो ये नेशनल टेलीकॉम सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये मेन जो इसका जो मेन एम है, जो ये मेन जो फोकस डालती है, वो कहती है कि जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट हैं अच्छे लेवल के, उन्हें अपने देश में बनाया जाए। ताकि अपने देश में बनेंगे, इंस्टॉल्ड होंगे तो सिक्योर रहेंगे, और पूरी तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस भी रहेगा। तो भाई ऐसा कुछ मामला है, और जिसे हमने आपको इस पार्ट में समझाया। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो लास्ट पार्ट आएगा, उसे हम बस कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस। इफ यू वांट टू जॉइन my channel and support me in my work, you can press the join button which is next to the subscribe button. You can share your views in the comment box, and all the links of social medias are in description box. You can watch these videos on Facebook also. I am with the name of sirf is. You can watch these videos there. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.